वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलोरस लॉ के बारे में पढ़ा था और उसका पहला एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था। आज हम अदर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो अब कोलोरस लॉ का पहला एप्लीकेशन था, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हमने डिफाइन कर ली थी। वो कैसे समझा था हमने? लैम्डा नॉट एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव आयन के रूप में समझ लिया था। ओके, आज जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आप बहुत समय से पढ़ते हुए आए हैं ओसवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, और इसको प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जो ओसवाल्ड थे उनका डायल्यूशन लॉ बोलता क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है। आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। मतलब वो कितने ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद। आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसकी वो क्या टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी के साथ वो आयन क्या हो रहे हैं, अपना डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयंस का जितना ज़्यादा होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप जानते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती रहती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आपने क्या किया, इसका डाइल्यूशन कर दिया। अब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जो लैम्डा एम क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। लैम्डा एम की वैल्यू पहले क्या थी, डिक्रीज थी, अब वो इंक्रीज कर गई डाइल्यूशन करने के बाद। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आपके पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से यहाँ पे आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। और इस केस में क्या था, डाइल्यूशन के बाद पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस की क्वांटिटी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई है। स्पेस होने की वजह से रैंडम मूवमेंट पॉसिबल है। और आयंस जब कभी भी सॉल्यूशन में रैंडम मूवमेंट शो करती है, मींस फ्री मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पहले की तुलना में अब क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो यही ओसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ कहता भी है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम इतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर देंगे, मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे। ओके, तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज होगी ना, वो भी एक ऐसी वैल्यू को अचीव कर लेगी जिसे हम कहेंगे लैम्डा नॉट एम। और लैम्डा नॉट एम का मतलब हो गया यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको अच्छे से समझा रखा है इन चीज़ों के बारे में। तो आपने देख लिया है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। इन्होंने क्या किया था कि एक टर्म निकल के आता है जिसे हम कहते हैं डिग्री। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वही टॉपिक आज हमें देखना है कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब वो सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हुआ तो वो कितना डिसॉल्व हुआ, उस कितने जो उसकी कैपेबिलिटी थी उस सॉल्यूशन में घुलने की, कंप्लीट आयनाइजेशन दिखाने की, वो कितनी थी, उसी को हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये होता है आपका लैम्डा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। एक्चुअली लैम्डा एम यहाँ पर, या लैम्डा सी एम भी लिख सकते हैं इसको, लैम्डा सी एम भी लिखा हुआ मिलेगा कभी आपको। तो इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्ट। देखिए, ये है आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वाली वैल्यू। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है, और यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात को ध्यान में रखें आप। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब आपको कंडीशन दी हुई कि ये सॉल्यूशन मींस कितने कंसंट्रेशन का है वगैरह, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप ये दो वैल्यूज अगर आपको मिल जाए तो आप इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो था आपका दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना।
तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसमें होता क्या है, इसको हम पहली बात तो इंडिकेट करते हैं कैपिटल के से, और इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और ये फॉर्मूला जो है आपका अल्फा, इसमें अल्फा की जो वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं अल्फा की, आप निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू की वैल्यू को पुट करने के बाद, और ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पे जो सी वैल्यू दे रखी है, सी यहाँ पर आपका टर्म होता है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, कि वो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया गया है। ओके, बाकी के जो है आपका वो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, तो ये जो कुछ वैल्यूज हैं, जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर आप कहो तो कॉलरस लॉ से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। आपका इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी पूछा गया है, ज्यादातर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पूछा गया है। ओके, और सबसे ज्यादा आपका पूछा गया है इसके पहले एप्लीकेशन से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपने पहला पढ़ चुका है एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन भी पढ़ लिया है और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ लिया है। तो इन दो एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन के हमने न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, बाकी दो एप्लीकेशंस के आप न्यूमेरिकल थोड़े लगाते हैं। ओके, देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं एप्लीकेशन लगाने के बाद। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है एसिटिक एसिड की दे रखी है। ओके, और मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, वो भी कंसंट्रेशन टर्म कितना दिया गया है, वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन जो है आपका वो है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, पहली कंडीशन। और 0.1 मोलर कंसंट्रेशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की वो है 5.20, कितनी है 5.20 लिमिट, ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज, और ये कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है C1। और जो C2 दे रखा है इनको, ये दे रखा है आपका 0.001 मीन्स 0.001 में इसकी जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है वो होती है 49.2, और इनकी वैल्यू दे रखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए। और गिवन आपको जो दे रखा है वो है आपके पास कि लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव की वैल्यूज दे रखी हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 349.8 और इसकी वैल्यू है 40.9, दोनों की वैल्यू दे रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ओके सॉरी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है सबसे पहले, ठीक है। आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको लिखिए। यह है आपका मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही होता है। ओके, आप जानते हैं जो लिमिट डेल्टा ये जो आपका दिया गया है, ये मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दी गई है, लेकिन आपके पास लैम्डा नॉट एम की वैल्यू नहीं है, तो आपको लिमिटिंग पहले इसी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मीन्स निकालनी पड़ेगी। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू निकालनी, किसके लिए, ये सब एसिटिक एसिड के लिए चल रहा है, तो लैम्डा नॉट एम फॉर CH3COH के लिए हम निकालेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम CH3COH को, आप जानते हैं लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आप जानते हैं CH3CO नेगेटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है 40.9। ओके, तो लैम्डा नॉट एम फॉर CH3COH हम निकाल रहे हैं, और ये है आपकी 40.9 प्लस में 349.8। ये दोनों वैल्यू जब हमने ऐड की तो लैम्डा एन नॉट एम CH3COH के लिए निकल के आ गई है, वो है कितनी, दैट इज 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इतना जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास लैम्डा नॉट एम की वैल्यू निकल गई है। तो अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है हम किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए निकाल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, पहला हम करते हैं C1 कंसंट्रेशन 1 के लिए करते हैं, और कंसंट्रेशन 1 मतलब हो गया कि 0.1 कंसंट्रेशन के लिए। तब इसके लैम्डा एम की वैल्यू कितनी दे रखी थी इसने 5.20,
इतनी बातें क्लियर है। और लेमडा नॉट एम की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी निकाली है 390.7। ओके, तो ये C1 के लिए कंसंट्रेशन 0.1 के लिए। लेकिन अगर कंसंट्रेशन जब उसका 0.001 हो जाए तब के लिए लेमडा एम की वैल्यू दे रखी थी आपको 49.2। ओके, तो 49.2 के बाद आप देख सकते हैं लेमडा नॉट एम की वैल्यू 390.7 है ही, तो आप इसके लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों के लिए जब आप वैल्यू निकाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन दिस, तो 5.20 अपॉन 390.7, इसी तरीके से 49.2 अपॉन 390.7। ओके, तो आपका जो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी, अल्फा 1 थी, अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू जो निकल के आई है 0.013 और अल्फा 2 की वैल्यू निकल के आई है 0.125। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए आप। इसका मतलब ये है कि इतना डिसोसिएशन हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब इतना जो है पूरे सुपर 100 ग्राम में से इतना ग्राम क्या हुआ है, डिसोशिएट हुआ है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब पर 100 के हिसाब से करेंगे तो इंटू करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा 1.3% और ये हो जाएगा आपका 12.5%। तो हम ये समझ सकते हैं कि इतना कंसंट्रेशन का अगर आपका सॉल्यूशन बना होगा एसिटिक एसिड का, तो आपका जो डिसोसिएशन होगा वो 1.3% ही होगा। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन को उसको रिड्यूस कर दें, मीन्स आपने पानी मिलाना शुरू किया, तो कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था लेकिन अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। आप देख रहे हैं वैल्यू के द्वारा भी कि C1 की वैल्यू ज़्यादा है, C2 की वैल्यू कम है। कंसंट्रेशन पहले वाले का ज़्यादा था लेकिन अब कम हो गया है। कम होने का मतलब है डाइल्यूशन किया गया है, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव वैल्यू बढ़ती है, आपने ये भी पढ़ा है, और डिसोसिएशन बढ़ता है। तो देखिए अल्फा 1 में पहले के टर्म में कम था 1.3% डिसोशिएट, लेकिन अब जैसे ही कंसंट्रेशन रिड्यूस कर दिया तो अल्फा 2 में उसकी जो डिसोसिएशन होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कॉलरॉस जो लॉ है आपका, उसके जितने भी एप्लीकेशन है उसके बेस पर आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। ओके, आपके पास अब लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो है आपका चौथा एप्लीकेशन। इसको भी देखते हैं। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होती क्या है उसके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। ओके, और हमने पढ़ा है आपको कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर आप सिल्वर क्लोराइड की को देख लेते हैं या फिर आप बेरियम सल्फेट ले लें, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत आसानी से क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। इसका मतलब ये बहुत कम समय के लिए क्या होते हैं, लेस एक्सटेंट के लिए, कम समय के लिए क्या होते हैं ये लोग डिजॉल्व हो सकते हैं। अगर मान के चलिए आप इनके 10 मोल वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप 10 में से इतना समझ लीजिए 1 या 2 मोल ही इसके क्या हो सकेंगे, डिजॉल्व हो सकेंगे, या फिर 2 से 3 मोल तक भी कह सकते हैं, इतने मोल ही इसके क्या हो सकेंगे, डिजॉल्व हो सकेंगे। इसका मतलब ये पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है। ओके, तो ऐसे प्रकार से बनने वाले एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होते हैं, क्या करने लगते हैं, बहुत कम सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सॉल्ट्स हैं इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। जैसे इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा मीन्स मोलैरिटी, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, सॉल्युबिलिटी के। ऐसा क्यों, समझिए। आपके पास एक इसी प्रकार का सॉल्ट है, आपने उसको ऐड किया। ओके, ऐड करने के बाद आपने क्या किया कि इसके सिर्फ 2 से 3 जो है मोल डिसॉल्व हुए और बाकी जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब अब बस उस सॉल्ट की उतनी ही कैपेबिलिटी थी उस सॉल्यूशन में इस प्रकार से मिक्सचर बनाने की। अब ना तो इससे ज़्यादा कोई सॉल्ट इसमें ऐड करने पर और घुल सकेगा, और इस प्रकार से बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर सैचुरेशन आ जाए उस जगह को हम उसको क्या कह सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्ट की। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी टर्म होता है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मीन्स वही उसकी मोलारिटी को डिफाइन करता है। और हम जानते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा नॉट एम, वो क्या होती है वैल्यू, K ×
1000, अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं मोलरिटी के टर्म्स में, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, और K इंटू 1000 अपॉन, हम जानते हैं मोलरिटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास निकल के सामने आता है। अब क्या आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी का टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकल सकती है, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये वैल्यू मोल लीटर इनवर्स में निकलेगी क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी है। ओके, कई बार आपको आयनिक प्रोडक्ट पूछ लेते हैं वाटर का, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पांचवा एप्लीकेशन है इसका, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट हमें निकालना है, यह आपका पांचवा एप्लीकेशन है कॉलोस लॉ का। ओके, तो कैसे निकलेगा आयनिक प्रोडक्ट को लिखने के जो टर्म वैल्यू जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो KW इसका मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और जब हमने आयनिक कंडक्टिविटी देखी थी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का जो टेबल हमने अभी पढ़ा था, उसमें लैम्डा नॉट H पॉजिटिव के लिए कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी। ओके, और वो वैल्यू दी गई थी लगभग 349.8, और इसी तरीके से आपका OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के लिए OH नेगेटिव की वैल्यू दी गई होगी, और वो उस टेबल में 198.5 उसकी वैल्यू थी। आप जानते हैं कि H और OH ये किसके लिए है, वाटर के लिए है। तो कभी भी अगर मैं वाटर के लिए लैम्डा नॉट M फॉर वाटर के लिए निकालना चाहूंगा तो कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव में टूटेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम जानते हैं लैम्डा नॉट H है, तो आपके पास कैसे आ जाएगा वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए 349.8, फिर इसके बाद 198.5, और ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 548.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये आपका क्या निकला, लैम्डा नॉट M फॉर H2O के लिए निकल चुका है। तो इतनी वैल्यू निकालने के बाद आप वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है, हमने जो कैलकुलेट करके देखा था सबसे पहले, वो था आपका वाटर की कंडक्टिविटी दैट इज 5.54 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्स। कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है। आप वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जान चुके हैं, आप वाटर की कंडक्टिविटी की वैल्यू जान चुके हैं, मीन्स आपको K भी पता है। ओके, आपको लैम्डा नॉट M भी पता है। ओके, तो क्या आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, तो हम सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कितना था फॉर्मूला आपका, K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट M। K की वैल्यू कितनी है 5.54 इंटू 10⁻⁸, और लैम्डा इंटू 1000, और लैम्डा नॉट M की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है, दैट इज 548.7। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है आपकी वाटर के लिए कितनी निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या रखा था, मोलैरिटी रखी थी, मोलैरिटी 1 इंटू 10⁻⁷ होती है। ओके, तो देखिए कैसे निकल के आएगी वैल्यू, लैम्डा नॉट M इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी टर्म था आपके पास, तो वाटर के लिए कैसे निकलेगा मोलैरिटी, K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट M। तो आप जानते हैं K की वैल्यू कितनी थी 5.54 10⁻⁻8 इंटू 1000 अपॉन में क्या है लैम्डा नॉट M, दैट इज अभी निकाली थी 548.7। तो ये वैल्यू निकल के आती है 1 इंटू 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ये क्या है आपका मोलैरिटी है, तो मोल लीटर इनवर्स में निकलेगा ये। तो इतना करने के बाद आपको इतनी सारी वैल्यूज निकल के सामने आ गई है। आप जानते हैं मोलैरिटी कब निकलती है, अगर मैं आपसे बोलूँ एक वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है और वो मोलर है आपका 1 इंटू 10⁻⁷ मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है कि वाटर में प्रेजेंट जो आपके हाइड्रोजन आयंस होंगे या फिर आपके OH नेगेटिव आयंस होंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर शो करेंगे, और दोनों की जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो भी कितनी है
1 इंटू 10⁻⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स। तो हम जानते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव फैक्टर्स को इंटू करने के बाद। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी, एच पॉजिटिव की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 इंटू 10⁻⁷। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू भी हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁷। तो ये दो वैल्यू जब निकलती हैं तो क्या आ जाएगी 1 इंटू 10⁻14। ये है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाली जो वैल्यू है। आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी होगी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मोलारिटी ऑफ वाटर किस तरीके से निकाली हमने, इसके अलावा उसकी कंडक्टिविटी वाटर की क्या होती है, ओके, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे होती है। तो ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कम इंपोर्टेंस का हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि आपको सॉलिबिलिटी के बेस पर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। ओके, चलिए सभी एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हम अब इसका करते हैं, न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं इन एप्लीकेशंस के बेस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सिल्वर क्लोराइड का। आपके पास सिल्वर क्लोराइड का कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं लेकिन क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको। एक आपके पास सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड का, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है, मींस इसके लिए जो कंडक्टिविटी वैल्यू दे रखी है सिल्वर क्लोराइड के लिए 1.24 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। और वो कह रहे हैं कि AgCl की आयनिक कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो हैं, मींस लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो है 53.8, और लैम्डा नॉट M फॉर Cl नेगेटिव के लिए दे रखा है 65.3, और दोनों की वैल्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दे रखी है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कैलकुलेट कीजिए सॉलिबिलिटी, किसकी सॉलिबिलिटी, सिल्वर क्लोराइड की सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है ना। लेकिन किस में फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, ग्राम लीटर इनवर्स, मीन्स ग्राम पर लीटर में। आपको कुछ चीजें गिवन दे रखी हैं, उसको भी लिखें आप। गिवन में आपको दे रखा है मोलर मास, किसका, AgCl का। तो AgCl का मोलर मास दिया गया है आपका 143.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब आपके पास इतना डाटा है और आपको क्वेश्चन करना है। आपको सबसे पहले जो निकालना है उसको देखिए, आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, मींस सिल्वर क्लोराइड के अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ऐसे ही तो करोगे। आप समझ गए हैं कि यहाँ से मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए निकाल सकते हैं, AgCl के लिए, क्योंकि Ag पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है 53.8 और Cl नेगेटिव की वैल्यू 65.3 दी है, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल के रख दी, दैट इज 119.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो हमारे पास पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ गई है। आप जानते हैं ना सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिबिलिटी इक्वल्स टू होता है K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट M, होता है नहीं। तो ये वैल्यू आप जानते ही हैं कैसे निकल सकती है, K की वैल्यू 1.24 दी गई है आपको सामने। ओके, तो 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा, लैम्डा नॉट M की वैल्यू भी निकालिए 119.1। आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.04 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी ग्राम लीटर इनवर्स में निकालनी थी और हमने निकाली है मोल लीटर इनवर्स में। तो मोल लीटर इनवर्स को ग्राम लीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है, क्या आपने मोलर मास ऑफ AgCl कहीं इस्तेमाल किया है, नहीं किया, बाकी सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली और उनका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो वैल्यू आपकी रह गई है, ये वैल्यू है आपकी वो जो इस मोल लीटर इनवर्स को ग्राम मोल इनवर्स में कन्वर्ट करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली जो वैल्यू आपकी निकलेगी इसको निकालने के बाद मोल लीटर इनवर्स में, इसको आपको इनटू कर देना है इसके मॉलिक्यूलर मास से। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, देखिए
1.04 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में आप करेंगे 143.5 और ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1.49 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगी आपकी ग्राम लीटर इनवर्स में। चाहे तो आप ये वाला आंसर भी लिख के आ सकते हैं और चाहे तो आप ये आंसर भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑन द नीड ऑफ क्वेश्चन, मीन्स अगर क्वेश्चन की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको किस ग्राम दोनों यूनिट्स में आपको फॉर्मूले में निकालने हैं तो आप दोनों यूनिट्स में निकालिए, अदरवाइज एक यूनिट में निकाल के आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉलिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोशिश करें इसको करने की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला है इन्होंने कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 molar solution of acetic acid is 7.896 10⁻⁵ Simon centimeter इनवर्स। ये आपको बोला गया है। ओके, कह रहे हैं कैलकुलेट कीजिए द मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए निकालोगे, फॉर एसिटिक एसिड, जहां पर आपको बोला गया है लैम्डा नॉट एम एसिटिक एसिड की जो वैल्यू दी गई है वो है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, मीन्स आपको ये वैल्यू निकालनी है, कितनी निकल के आएगी, आपको ये डेफिनेशन नहीं पूछी गई है। ओके, तो आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट कीजिए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी पता करने को बोली गई है, और आपसे बोला गया है कि लैम्डा नॉट एम की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए दे रखी है इतनी, तो आप समझ गए कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और बोला गया है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, और डाटा दे रखा है, इसमें से आपको निकालना है। लैम्डा नॉट MAgNO3 के लिए दे रखा है आपका, ओके 133.4। इसी तरीके से आपका दिया है लैम्डा नॉट MKCl के लिए, ये वैल्यू दे रखी है आपकी 149.9, ठीक है ना। इसके बाद लैम्डा नॉट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के लिए भी दे रखी है आपकी, यह है आपकी 144.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है सभी की यूनिट। ओके, तो इस डाटा के आधार पर आपको क्या करना है, AgCl का मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे पता करते हैं आप जानते हैं, ये कैसे निकलेगा, AgCl के लिए ये निकलेगा लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ओके, आप जानते हैं तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, पहले ऐड करना है। तो हम यहीं से समझ गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपका मिलेगा लैम्डा नॉट MAgNO3 से, प्लस आप जानते हैं क्लोराइड आयन कहाँ से मिलेगा, इस वाले से, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, नहीं क्लोराइड आयन आपको कहाँ से मिलेगा, इस वाले से मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि KCl को आप यहाँ पे ऐड करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, जो चीज़ आपकी रह गई है KNO3।
इनकी वैल्यूज आप पुट कीजिए, सभी की वैल्यूज दे रखी हैं और जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो AgCl के लिए निकल के आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जाम में आपके इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपका कॉलरस रूल से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस कराई गई है इतने क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस में रखिए। यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।